हेलो बच्चों, आज क्वेश्चन आंसर की दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। ये पहले यूनिट की है। कुछ क्वेश्चन पहली वीडियो में छूट गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस की जो है ये दूसरी वीडियो बन रही है। पहला क्वेश्चन है इसमें, टैपिटम कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य है। तो टैपिटम कहाँ पाया जाता है? टैपिटम पाया जाता है परागकोश में, और इसका कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो परागकोश कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। परागकोश किस में होता है? पुष्प में होता है। और पुष्प में तुमने जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पढ़े होंगे। मेल पार्ट में तुमने जो है एंथर पढ़ा होगा, और एंथर का जब टीएस लेते हैं तो वहाँ जो है परागकोश मिलते हैं। तो परागकोश में कोशिकाओं की एक लेयर होती है जिसको जो है टैपिटम कहते हैं, और ये पूरी लेयर जो है टैपिटम कोशिकाओं से बनी होती है, और इसका कार्य क्या है? परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो चित्र द्वारा समझा देता हूँ तुमको। हाँ, तो ये चित्र बन चुका है। ये सबसे बाहरी लेयर जो है एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद जो है ये एंडोडर्मिस है। उसके बाद की लेयर जो है मिडिल लेयर कहलाती है, और उसके बाद की ये वाली लेयर जो है टैपिटम कहलाती है। टैपिटम सेल्स की बनी होती है, टैपिटम लेयर कहलाती है, और इसके अंदर जो है ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। ठीक है ना? तो टैपिटम टैपिटम क्या करती है? इन परागकणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य भित्ति है वो जो है स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं? तो परागण किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से वर्तिका पर पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। जो परागकण होते हैं वो परागकोश के अंदर रहते हैं। परागकोश से वो क्या होते हैं? वर्तिका। वर्तिका जो है फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसके सबसे ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका पर पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है? असंग जनन यानी एपोमिक्सिस क्या होता है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है जिसमें जो है बिना युग्मकों के निर्माण के ही क्या हो जाता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो युग्मक बने ही नहीं, और क्या हो गया? नए पौधे का निर्माण हो गया। उसको क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। तो असंग जनन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कहाँ होता है? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में चित्र के माध्यम से भी तुमको बताया था कि जो द्वितीय केंद्रक होता है यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है? दो पोलर न्यूक्लियायों से बनता है, और दोनों में जो है NN क्रोमोसोम होते हैं। तो जब दोनों का फ्यूजन होता है तो 2N हो जाते हैं। फिर जो है एक दूसरा नर युग्मक आता है और उसी से संलयन कर जाता है। तो जो दूसरा नर युग्मक आता है उसके पास भी क्रोमोसोम कितने होते हैं? N होते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया? त्रिक संलयन हो गया, 3 संलयन हो गया। 2 ध्रुवीय केंद्रकों या पोलर केंद्रकों का हुआ, और एक जो है नर केंद्रक आके या नर युग्मक आके उससे मिल रहा है। तो इसको जो है त्रिक संलयन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है?
हाँ, पहले ये जो है किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3n, यानी त्रिगुणित होती है। तो क्वेश्चन था भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण कैसे होता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक नर युग्मक मिलता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है या भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 3n हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो भ्रूणपोष होता है उसका विकास जो है आवृतबीजी पौधों में होता है, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, द्विनिषेचन के पश्चात, डबल फर्टिलाइजेशन। कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, कि जिस प्रकार जो है एक बार में 2 नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक जो है फीमेल गैमेट से फ्यूजन करता है, संलयित होता है, और दूसरा जो है किससे संलयित होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है। तो उससे जो है क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो कौन सी प्रक्रिया से होता है, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन से जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमने बताना है इनके कार्य, पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का कार्य, गर्भाशय की अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम का कार्य, अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का कार्य, शुक्राणुपुच्छ यानी स्पर्म टेल जो होती है उसका कार्य, और झालर यानी फिम्बरी का कार्य। तो एक एक करके देख लेते हैं। जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जैसे मैंने तुमको बताया था, जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद जो है ओवरी में कार्पस ल्यूटियम बनती है, इसको पीतपिंड भी कहते हैं। और ये पूरे गर्भावस्था के दौरान या फर्टिलाइजेशन होने से भी और पूरी गर्भावस्था के दौरान जो है हार्मोन्स का स्राव करता है। तो ये क्या क्या हार्मोन स्रावित करता है, एक तो ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव ये जो है जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है उस दौरान शुरू कर लेता है। और यदि अंड का जो है फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जो है भ्रूण बनेगा, और भ्रूण के बाद जो है भ्रूण का विकास होगा, बच्चे का जन्म होगा। तो बच्चे के जन्म के समय ये रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। तो इन 3 हार्मोनों का स्राव कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम। अब मैंने तुमको पहले भी बताया था कार्पस ल्यूटियम जो है क्या होता है, अस्थायी होती है। अगर अंड का निषेचन नहीं हुआ तो ये उसी समय टूट जाती है, और अगर अंड का निषेचन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम जो है बच्चे के प्रसव तक बनी रहती है, और उसके बाद जो है टूट जाती है। अगला एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बारे में बताना है कि इसका क्या कार्य है। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस होता है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और इसका कार्य क्या है, यौन निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण तथा संगर्भता के लिए आवश्यक होता है। जैसे तुमको पता है कि इसी में जो है अंडे का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। मासिक चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन आता है, और अपरा का निर्माण भी अपरा के निर्माण में भी ये क्या होती है, सहायक होती है। उसके बाद अगला है एक्रोसोम। एक्रोसोम को अग्रपिंडक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी हुआ था। एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम जो कि शुक्राणु के अग्रभाग में पाया जाता है, और ये एक एंजाइम का स्राव करता है जिसको हाइलोन्यूरोडेज बोलते हैं, और ये एंजाइम जो है निषेचन की क्रिया में सहायक होता है। स्पर्म टेल या शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसका क्या कार्य है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है। शुक्राणु जो है इसी पूंछ की मदद से क्या होता है, अंड तक पहुंचता है। फिम्बरी या झालर, ये जब फैलोपियन नलिका बनाई थी तो फैलोपियन नलिका में एक फिम्बरी भी बनाई थी, जो कि अंडोत्सर्ग के समय यानी ओव्यूलेशन के समय जो है अंडाशय से निकले अंडाणु को क्या करता है, ग्रहण करता है, और उसको कहाँ पहुँचाता है, फैलोपियन नलिका में पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रसव क्या है। गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु
का माता के गर्भ से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। और इस प्रसव के दौरान जो है कौन कौन से हार्मोन जो है निकलते हैं या इसको जो है प्रसव की क्रिया को जो है सुलभ बनाते हैं? तो उसमें जो है ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है, कार्टिसोल है, और एक और हार्मोन है उसको बोलते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भी जो है प्रसव के समय जो है रिलीज होता है और प्रसव मार्ग को जो है प्रसव के लिए सुलभ बनाता है। अगला क्वेश्चन है अपयुग्मन। अपयुग्मन यानी एपोगैमी। जब अंड कोशिका यानी एग सेल जो मादा युग्मक होता है के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। वैसे अमूमन क्या होता है कि मैंने फ्लावर पार्ट बनाया था पिछले वीडियो में और बताया था उसमें अंड कोशिका होती हैं, सिनर्जिड होती हैं, उसमें जो है एंटीपोडल सेल होती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक मेल गैमेट जो है एग सेल यानी मादा युग्मक से संलयित हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेल युग्मक जो है, मेल गैमेट जो है एग सेल से फर्टिलाइज नहीं होता है बल्कि किसी और कोशिका से, जैसे सिनर्जिड यानी सहायक कोशिकाओं से या प्रतिमुख कोशिकाओं से जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, इनसे क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है और क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं।